नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की करते हैं और सबसे पहले कोरोना की ही बात करते हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को 3,998 यानी कि 4,000 में सिर्फ 2 कम नए मरीज मिले हैं। इस आंकड़े को मिलाकर अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि गुरुवार को कोरोना से 19 लोगों की जान चली गई। इस आंकड़े के साथ ही अब प्रदेश में कोरोना से 1972 लोगों की अब तक जान चली जा चुकी है। वहीं राजधानी देहरादून की बात की जाए, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1564 मामले दर्ज किए गए। उधम सिंह नगर में 523, नैनीताल में 434, हरिद्वार में 666, पौड़ी में 229, टिहरी में 139 और अल्मोड़ा में 112 नए केस दर्ज किए गए। उत्तरकाशी में 84 और चंपावत में 72 मामले दर्ज किए गए। पिथौरागढ़ में 38, बागेश्वर में 34, चमोली में 29 कोरोना मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 523 मामले सामने आए। तो इस तरीके से हर तरफ न सिर्फ देहरादून की बात की जाए, बल्कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हर तरफ जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 4,000 ये आंकड़ा पहुंच चुका है 24 घंटे में नए मरीजों के मिलने का। और इसी बीच कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से। एक और बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 3 दिन के लिए राज्य के सभी सरकारी ऑफिस बंद करने का फैसला लिया। आज शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर वैसे ही बंद होते हैं। शुक्रवार, शनिवार को भी बंद करने का फैसला लिया गया है और इस दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित ऑफिस में काम चलते रहेंगे। बाकी सभी ऑफिस बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही इस दौरान सभी सरकारी ऑफिस में सैनिटाइजेशन का काम होगा। हालांकि उत्तराखंड की जो जनता है यही शिकायत कर रही थी कि कोरोना जब से शुरू हुआ है यहाँ कोई भी सरकारी दफ्तर खुल ही नहीं रहा। अगर खुल भी रहा है तो अधिकारी नहीं पहुंच रहे। बड़ी खबर देहरादून से, कोरोना पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे सर्वदलीय मीटिंग और इस मीटिंग में कोरोना की रणनीति पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में ये मीटिंग होनी है, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। तो बार बार यही बात हो रही है कि अगर मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ी बैठक की है और ये बैठक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों के साथ हुई, जिसमें सरकार ने आदेश दिया कि प्राइवेट अस्पतालों को कुल बेड का 70% हिस्सा कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखना होगा। साथ ही सीएम ने अस्पताल मालिकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार पूरी कोशिश में है कि जरूरी सुविधाएं अस्पतालों तक पहुंचती रहे, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति का मसला हो या फिर दवाइयों का इंतजाम करना हो। साथ ही सीएम ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड सेंटर बना दिया, जहां पर हल्के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देर से ही सही लेकिन अब कदम उठाए जा रहे हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जो नए फैसले लिए गए हैं, इंप्लीमेंट कब से कराया जाएगा? देखिए, मैंने कहा सरकार को फैसले लेना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 27,000 की संख्या पहुंच गई है एक्टिव केस की पूरे प्रदेश में। इसका नतीजा है कि जो तमाम हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल लगातार फुल होते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए कल मुख्यमंत्री ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे बातचीत की और उनसे कहा गया कि जो असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम वाले जो पेशेंट हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल अलग से एक होटल आप रिजर्व कर ले और वहाँ पर उन पेशेंट को रखें। यदि पेशेंट्स की स्थिति में कोई दिक्कत होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको एडमिट किया जा सके और सभी लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया है कि यदि उनको इसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है तो गवर्नमेंट फंड भी देगी। किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो गवर्नमेंट और आज की जरूरत भी यही है कि सब मिलकर लड़े। सब मिलकर नहीं लड़े तो फिर ये महामारी जो है ये बहुत बड़ा रूप और अख्तियार करती चली जाएगी। उत्तराखंड में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सैनिटाइजेशन का काम भी आज शुरू होने वाला है सभी सरकारी दफ्तरों में।
बिल्कुल 3 दिन के लिए जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें छुट्टी की गई है। बाकायदा 3 सीनियर आईएएस अफसर को नोडल अफसर बनाया गया, जिनको अलग-अलग काम सौंपे गए हैं। कोई ऑक्सीजन प्लांट में देखेगा कि जो निरंतर विद्युत आपूर्ति है वो विद्युत आपूर्ति बनी रहे, किसी भी तरह से जो ऑक्सीजन जनरेशन का काम है उसमें कोई रुकावट ना आए। कोई अफसर सैनिटाइजेशन का काम देखेगा कि वो लगातार पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहे। और तीसरी जो बड़ी बात है मैंने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से जो प्रवासी हैं वो बड़ी संख्या में उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो एक बार सरकार फिर से जो क्वारंटीन सेंटर पिछले साल पूरे गांव-गांव में बनाए थे, न्याय पंचायत स्तर पर बनाए थे, सेंटर्स को एक बार फिर एक्टिव करने की जरूरत है। आज सर्वदलीय मीटिंग भी है और इस मीटिंग को लेकर क्या खबर आ रही है? सभी राजनीतिक दल जो हैं वो एक साथ मिलकर इससे लड़ने को तैयार हैं। तैयार होना पड़ेगा मेनिका। और मुझे लगता है कि चूंकि ये पेंडेमिक है और इस पेंडेमिक में सभी को एकमत होना पड़ेगा और शायद इसीलिए एक अच्छी पहल भी गवर्नमेंट के लेवल पर कही जा सकती है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी एक मीटिंग आज मुख्यमंत्री ने बुलाई है। और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि उसमें जो अन्य दल हैं उनका फीडबैक लें, उनके क्या सुझाव हैं, किस तरह से इस पेंडेमिक में सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकें। बिल्कुल, इसे बड़ा और सराहनीय कदम कहेंगे कि अब लड़ाई जब शुरू हुई है तो सबका साथ लेकर लड़ाई में आगे बढ़ने की बात कही जा रही सरकार की ओर से। धन्यवाद इस वक्त सुनील, पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बताया। जैसा कि हमारे सहयोगी भी अभी बता रहे थे, कोविड पैंडेमिक से निपटने को शासन ने नियुक्त किए हैं ये सभी नोडल अधिकारी। नीरज खैरवाल हैं, विनोद कुमार, हरिचंद्र सेमवाल, इन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती रहे, ये निर्देश दिए गए हैं। नगर निकायों में सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभालेंगे खुद विनोद सुमन। प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था देखेंगे हरिचंद्र सेमवाल। यानी कि सबकी जो जिम्मेदारी है वो बांट दी गई है ताकि किसी भी दिशा में कहीं कोई कमी किसी भी क्षेत्र में न रह जाए। और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। नया आदेश क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। सरकार ने सरकारी, गैर सरकारी सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश दिया है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने ऑफलाइन शिक्षा का दरवाजा फिलहाल बंद कर दिया है। साथ ही राज्य की सीमा पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस फैसले के साथ ही होम डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी को छूट दी गई है। साथ ही परीक्षा देने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा और तभी उन्हें राज्य में प्रवेश की इजाजत होगी। इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कोरोना संकट को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पार्टी सांसदों के साथ बैठक किया उन्होंने और सेवा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सांसदों से पूरे मन से जनसेवा के कार्यों में जुटने का आह्वान किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और साथ ही मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि खुद भी कोरोना संक्रमित रहे, बावजूद इसके कोरोना के हालात और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसे लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगातार उनकी मीटिंग्स भी चलती रही। और अब उन्होंने जो जानकारी दी है कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सांसदों की एक मीटिंग बुलाई थी, कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यही संदेश दिया गया है कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव रहे, सेवा कार्य करते रहे। और ये जो संकट का दौर है, जरूरत है कि आम लोगों तक जो उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि उनके बीच मौजूद रहे। इधर कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से आ रही खबरों को देखते हुए देहरादून में ऑक्सीजन को लेकर महामारी मच गई थी, मारामारी मच गई थी। लोगों को आशंका है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, इसलिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। खबर यह भी है कि घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से 90% सिलेंडर रिफिलिंग के लिए वापस ही नहीं पहुंच रहे। इसका मतलब ये है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के बाद वापस नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो मरीजों के लिए संकट बढ़ सकता है, क्योंकि जब मरीजों को जरूरत होगी तो सिलेंडर होंगे नहीं और ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी से बचना चाहिए। सरकार भी यही कह रही है और भरोसा दे रही है कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
अल्मोड़ा में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से जिले के सभी 11 ब्लॉकों में प्रशासन ने 31 कोरोना केयर सेंटर बनाया है, जहां पर बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा और साथ ही जिला प्रशासन कुमाऊं मंडल विकास निगमों के गेस्ट हाउसों को और निजी होटल्स को भी कोरोना केयर सेंटर बनाया गया। आपको बता दें, रानीखेत अस्पताल में केवल गंभीर मरीजों को ही रखा जाएगा। वहाँ से उन्होंने फार्मासिस्ट और डॉक्टर की दोनों एक साथ, हम कहते हैं माइल्ड एसिम्टोमेटिक या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट होते हैं उनको या तो हम होम आइसोलेशन में रखते हैं। अगर होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं होती है तो उनको फिर हम कोरोना केयर सेंटर में रखते हैं। तो उसके लिए डीएम सर ने सारे ब्लॉक्स में कोरोना केयर सेंटर्स बना दिए हैं। कहीं पे आपके जो KMVN के गेस्ट हाउस हैं या कुछ होटल्स हैं जो पहले से ही डेजिग्नेटेड हैं हमारे 31, तो उन्हीं में से एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। उधर नैनीताल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे एक मरीज की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से टीचर पंकज वर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी और आज तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शहर में कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग कोविड सेंटर बनाने के लिए TRC के अलावा होटल्स को भी अधिग्रहित करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और होम आइसोलेशन में भी काफ़ी केसेस हैं और जिनको कि हम लोग निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय पीरियड जो है वो थोड़ा कम दे रहे हैं। जिन लोगों को कोई परेशानियां हैं शुरू से ही, ओल्ड एज है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों को परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। कोविड की नई गाइडलाइन के बाद शादी ब्याह के परमिशन के लिए लोग भटकने लगे हैं। टिहरी में शादी या दूसरे समारोह करने के लिए परमिशन चाहते हैं, जिसके लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं लोगों का कहना है कि प्रार्थना पत्र देने के बावजूद इजाजत नहीं मिल रही है। हालांकि SDM का कहना है कि लोगों को कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से ही इजाजत दी जा रही है। शासन आदेश अनुसार जितने भी विवाह संबंधी या धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनमें यदि कार्यक्रम एक बंद हॉल में होगा तो 50% से ऑपरेट होगा, 50% क्षमता से। यदि खुला मैदान है तो अधिकतम 100 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ से अनुमति जारी कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में बंदी का असर गुरुवार को भी दिखाई दिया। ये खटीमा के बाजारों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारी भी समय से अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाया है 2 बजे का, इससे जो हो रहा है नुकसान हो रहा है, बिजनेस पे बहुत बड़ा कारोबार नुकसान हो रहा है और सरकार ने 2 बजे तक लगाया। इससे कोरोना जो है कंट्रोल नहीं हो रहा और बढ़ रहा है। भीड़ जो है वो 2 बजे से पहले और बढ़ जा रही है, मतलब कम नहीं हो रही है, भीड़ बहुत ओवर हो रही है। इससे बहुत सी परेशानी हो रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि अगर लगा रहे हैं तो पूरा लगाइए लॉकडाउन, भीड़ पब्लिक इसको रोकें। तो व्यापारियों का कहना है कि जो उद्देश्य 2 बजे के लॉकडाउन के पीछे है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है, परेशानी अलग हो रही है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है, जिसे लेकर रुड़की प्रशासन जमीन पर अब उतारने में जुटा है। रुड़की के बाजारों को 2 बजे के बाद बंद करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है, जहां जरूरत पड़ रही है सख्ती भी कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। रिगार्डिंग जो SOP जारी की गई है, ये उसमें क्लियर डायरेक्शन है कि आफ्टर 7 to 5 AM तक, मॉर्निंग तक पूरा नाइट कर्फ्यू रहेगा और जिसमें कि केवल मेडिकल स्टोर ओपन रहेंगे और इसके अलावा जो नेसेसरी सेवाएं हैं वो 7 बजे तक अलाउ की गई है और नेसेसरी सेवाओं के अलावा जितने भी व्यापारिक हमारे प्रतिष्ठान हैं वो सिर्फ 2 बजे तक ओपन रहेंगे। इधर उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत का कल गुरुवार को कैंसर से निधन हो गया, जिस पर CM तीरथ सिंह रावत ने दुख जताया। 2 मिनट का मौन धारण किया गया। परिवार वालों से भी उन्होंने मुलाकात की। गोपाल रावत का उत्तरकाशी में अंतिम संस्कार होगा, जिसमें CM तीरथ सिंह रावत शामिल होंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।
इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर मुंबई से सटे विरार इलाके में 4 मंजिला विजय वल्लभ अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई और इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। आग बहुत भयंकर, मरीजों की मौत हो गई है। 13 मरीज, कई कोविड मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा था। घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। ये आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी थी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी की ये तस्वीर। 10 गाड़ियों ने इस आग को बुझाया, लेकिन तब तक 13 मरीजों की अब तक जान चली गई है। आग कैसे लगी, अभी जांच पड़ताल का विषय। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा मुंबई से सटे विरार में हुआ है। विरार में एक हॉस्पिटल जिसके 2 मंजिले पर आग लगी। 4 मंजिला को लिए अस्पताल था, दूसरे फ्लोर पर आग लगी जो ऊपर की मंजिलों को भी अपनी चपेट में लेती चली गई। और यहाँ पर कोविड के मरीजों का भी इलाज चल रहा है। 13 मरीजों की जान चली गई। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किसकी? 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मिलकर आग बुझाती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।